Welcome to the online class of Object-Oriented Programming of the Howard University. This will be lecture 10 of week 5. In lecture 9, we started with inheritance और उसमें हमने inheritance को समझने की कोशिश की, उसकी एग्जाम्पल हमने डिस्कस की, कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है। इस लेक्चर में हम रिविजिट करेंगे अपने कंस्ट्रक्टर्स को हमने शुरू की क्लासेस में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर वी विल लुक इनटू कंस्ट्रक्टर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हमने कहा था कि एवरीथिंग फ्रॉम अ सुपर क्लास, ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम अ सुपर क्लास इज इनहेरिटेड इनटू द सब क्लास एक्सेप्ट द कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स इनहेरिट नहीं होते और कंस्ट्रक्टर्स को हम कैसे फिर इनहेरिटेंस में डील करते हैं उसको हम देखेंगे। एजेंडा कंटिन्यूएशन है हमारे इनहेरिटेंस के टॉपिक का। वही हम टॉपिक्स पहले दो टॉपिक्स हम इंट्रोडक्शन और इनहेरिटेंस हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम कंस्ट्रक्टर्स को इन द कंटेक्स्ट ऑफ इनहेरिटेंस रिविजिट करेंगे और साथ में हम देखेंगे प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेथड ओवरराइडिंग वगैरह। रीडिंग सिमिलर है हमारी प्रीवियस लेक्चर की तरह। चैप्टर 9 में उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी एंड यू कैन फॉलो द ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन एज वेल। कंस्ट्रक्टर्स प्रीवियसली हमने कहा था कि कंस्ट्रक्टर्स को हम इनिशियलाइज करते हैं, कंस्ट्रक्टर्स की हेल्प से हम इनिशियलाइज करते हैं अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स को। और वो कैसे होते हैं कि इंस्टेंशिएटिंग अ सब क्लास ऑब्जेक्ट बिगिंस अ चेन ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉल्स। लेकिन जब हम किसी सब क्लास के ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट करते हैं, उसको हम डिक्लेयर करते हैं, तो वो सिर्फ उसके अपनी कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते, वो अपने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करेगा और अगर उसकी सुपर क्लास हो तो उसकी कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करेगा। और एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि सब क्लास का कंस्ट्रक्टर हमेशा सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ईच सब class constructor must always call the superclass constructor either explicitly or implicitly. Implicitly हम उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं जो डिक्लेयर नहीं होता, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। लेकिन अगर किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर हो तो फिर हमें उसको कॉल करना पड़ेगा। एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल बी डूइंग इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ द सब क्लास। इम्प्लिसिटली हम कैसे करते हैं? कॉल्स इस सुपर क्लास डिफॉल्ट नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर इफ द कोड डज नॉट इंक्लूड एन एक्सप्लिसिट कॉल टू द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। अगर सुपर क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं हो, जिस तरह हमने एग्जांपल देखी पहले पिछले लेक्चर में, where we did not have a constructor in our super class, तो वहाँ पर जो सब क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको वो इम्प्लिसिटली कॉल कर लेते हैं। जब कंस्ट्रक्टर नहीं होता तो जावा हमारे लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर लेता है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि जिसमें आर्गुमेंट्स नहीं होते, इट्स नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होता है। और अगर वहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर होता है तो फिर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल के थ्रू हम नहीं कर सकेंगे, हमें फिर एक्सप्लिसिटली कॉल करनी पड़ेगी उसके कंस्ट्रक्टर को, और वो हम करेंगे सुपर के थ्रू। सुपर कीवर्ड के थ्रू हम कॉल करेंगे सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को। यू कैन सी यूजिंग सुपर, जो कि फंक्शन कॉल की तरह है।
और ये कॉल करेगा हमारे सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को। एग्जाम्पल हम देखेंगे इसकी आगे जाकर। और हमने ये भी कहा था कि जब हम अपने कंस्ट्रक्टर को एक दफ़ा डिक्लेयर कर लेते हैं अपनी क्लास में, तो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फिर वो नहीं रहता, वो ख़त्म हो जाता है, वो हम उसको फिर कॉल नहीं कर सकते। सो इफ़ यू कॉल द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली then the compiler will not call it implicitly। तो वो implicit वाला जो किस्सा है वो वहाँ पे फिर ख़त्म हो जाता है एक दफ़ा जब हम कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर कर लेते हैं। और जब हम उसको कॉल कर लेते हैं तो वो इम्प्लिसिट जो कंपाइलर हमारे लिए कर रहा था वो फिर किस्सा ख़त्म हो जाता है, वो फिर नहीं होती। एग्जाम्पल अगर हम देख लें, हमारे पास एक क्लास है, द क्लास इज नेम A1, उसमें एक वेरिएबल है और the class has two constructors. If you look closely, one has public A1 with no argument, with no parameters, और वो क्या कर रहा है कि वो हमारी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा है, वन वैल्यू उसमें वो पुट कर रहा है, एंड देन इट इज प्रिंटिंग स्टेटमेंट, वो प्रिंट कर रहा है। इस क्लास की मदद से हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन सी कंस्ट्रक्टर कॉल होती है जब हम अपने सब क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, उसको हम इंस्टेंशिएट करते हैं। तो ये हम देखेंगे इस कोड की मदद से, इस एग्जांपल की मदद से। दूसरे कंस्ट्रक्टर को अगर हम देख ले तो पब्लिक A1 इंटीजर x, उसमें एक पैरामीटर है, तो इट मस्ट टेक एन आर्गुमेंट। अगर हम इसको कॉल करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अगर आपको याद हो तो वो यहाँ पे यूज हो रही है। व्हेन यू हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स इन अ क्लास, तो उसको हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। और दिस डॉट एक्स, दिस डिपिक्ट करता है कि ये करंट ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, उसको वो जाहिर कर रहा है। और जो दूसरा x है वो हमारे जो पैरामीटर है उसको वो जाहिर कर रहा है, जो लोकल वेरिएबल है। एंड देन इट विल प्रिंट आउट अ स्टेटमेंट एज वेल। ये भी हमें बताएगा कि कौन सी पोजीशन पर इसको कॉल जाती है। द क्लास इज एक्सटेंडेड बाय अनदर क्लास, क्लास B1 extends A1, and B1 it has its own variable as well, integer y, and it has two constructors। एक कंस्ट्रक्टर है एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, जिसको नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हम कह सकते हैं, कि इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो वो। और अगर इसको हम देख ले तो यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं है, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम कॉल नहीं कर रहे। इस केस में हमें ये समझना चाहिए कि जब हम एक्सप्लिसिटली उसको कॉल नहीं कर रहे तो यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर वो इम्प्लिसिटली हमारे सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल चली जाती है। और वो कौन सी कंस्ट्रक्टर को कॉल जाएगी? वो हमारे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल जाएगी। डिफॉल्ट हम इसको नहीं कह सकते, लेकिन जो हमारा नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है उसको वो कॉल जाएगी। और ये जो हमने यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं, ये यहाँ पर इम्प्लिसिटली हमारे लिए काम करेगा। इसको अगर हम यहाँ पे ऐसा हाईलाइट कर ले, सुपर की जो कॉल है ये इम्प्लिसिटली यहाँ पे हो रही है इस पोजीशन के ऊपर। ये राइट आफ्टर राइट एट द स्टार्ट ऑफ द सब क्लास कंस्ट्रक्टर, ये कॉल उसको चली जाएगी। दूसरे कंस्ट्रक्टर को अगर हम देख ले, पब्लिक B1 which has two parameters, यहाँ से हम एक्सप्लिसिटली कॉल कर रहे हैं, या हम एक्सप्लिसिटली कॉल कर रहे हैं सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो अब ये जो डिफ़ॉल्ट कॉल है, इम्प्लिसिट कॉल है, वो अब नहीं होगी। ये हम देख लें, कॉल्स कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली। By explicit we mean
कि हम खुद लिखकर उसको कॉल कर रहे हैं। जो ऊपर वाला B1 कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर हम खुद उसको नहीं बता रहे, वो कंपाइलर हमारे लिए कर लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन यहाँ पर हम उसको एक्सप्लिसिटली कॉल कर रहे हैं। तो हमें हमेशा कॉल करना चाहिए सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को। अगर हम कॉल नहीं करेंगे तो, और लेट्स से अगर यहाँ पर ये एम्प्टी वाला कंस्ट्रक्टर, ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ना होता, तो फिर यहाँ पर हमें पॉसिबल है कि हमें एरर मिलता कि हमने यहाँ पर किसी कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया, क्योंकि इस कंस्ट्रक्टर को इम्प्लिसिट कॉल नहीं जा रही। इम्प्लिसिट कॉल इस कंस्ट्रक्टर को जा रही है हमारे नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर से। जब व्हाट हैपन्स इज कि जब हम डिक्लेयर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट्स को, B1 क्लास के ऑब्जेक्ट B1 जो नो आर्गुमेंट्स है, उसमें आर्गुमेंट हम नहीं पास करें, तो ये पहली कंस्ट्रक्टर को यहाँ से कॉल जाएगी। कंस्ट्रक्टर 1 जो सब क्लास की है, पहली कंस्ट्रक्टर उसको कॉल जाएगी, क्योंकि और जो दूसरी ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन है, ये दूसरे कंस्ट्रक्टर को उसके थ्रू इनिशियलाइज होगा। ये दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे दूसरे कंस्ट्रक्टर B1 क्लास के इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज होगा, और ये पहला वाला ऑब्जेक्ट ये हमारे इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज होगा। और ये हमें पता है कि जब हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं तो वो करते हैं, तो वो अपने रिस्पेक्टिव मेथड को या अपने रिस्पेक्टिव कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसको वो कॉल करके उसके थ्रू इनिशियलाइज हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे कॉल जाएगी। जैसे ही यहाँ पे कॉल आती है, तो सबसे पहले हमारे सब क्लास के कंस्ट्रक्टर से इम्प्लिसिटली कॉल जाएगी हमारी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में। इम्प्लिसिटली कॉल जाएगी हमारे सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में। तो एक्सपेक्टेड ये है कि यहाँ से कॉल आती है यहाँ पर, तो होगा क्या कि पहले जो सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर की जो इम्प्लीमेंटेशन में है, उसके अंदर जो भी हमने कोड लिखा हुआ है, वो उसको एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। और ये हम फर्दर रन करके भी एग्जांपल्स को देखेंगे। तो होना क्या चाहिए कि जब हम अपने सब क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं, तो सुपर क्लास में पहले तो कॉल चली जाएगी, उसके अंदर जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल x में वैल्यू आ जाएगी 1 की, और साथ साथ उसमें जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो भी एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारे आउटपुट को कि हमारा कॉल्ड 1 जो ये वाली लाइन है, ये सबसे पहले प्रिंट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कि जैसे ही हमारी कॉल यहाँ से आती है हमारे सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में, पहली लाइन जो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो इम्प्लिसिटली कॉल हो रही है, वो कॉल जा रही है हमारे सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में। और जब यहाँ से कॉल जाएगी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में, तो सबसे पहले x की जो वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी 1, और फिर प्रिंट हो जाना चाहिए हमारे जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसका आउटपुट, और फिर जो वापस आकर जो B1 के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो ये तीसरी इस ऑर्डर में एज यू कैन सी कि फर्स्ट यहाँ पर, दूसरा कॉल गई, तीसरी ये एग्जीक्यूट होगा, फोर्थ नंबर पर हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है पब्लिक B1 के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। एज वी कैन सी के कॉल गई हमारे सब क्लास के कंस्ट्रक्टर को, वहाँ से एक इम्प्लिसिट कॉल गई हमारी सुपर क्लास के नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को, उसकी जो फंक्शनैलिटी थी उसके अंदर वो एग्जीक्यूट हो गई, और उसके बाद वापस हमारी जो प्रिंट स्टेटमेंट है पब्लिक B1 के अंदर
वो एग्जीक्यूट हो गया। मतलब ये है इस एग्जांपल का कि हम जब भी सब क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं वहाँ पर सबसे पहले हम कॉल करेंगे सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को। वहाँ पर हमेशा हम कॉल करेंगे सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को, तो वो पहले कॉल होगा। अगर हम ये इम्प्लिसिटली नहीं करेंगे तो एक्सप्लिसिटली नहीं करेंगे तो कंपाइलर हमारे लिए ये कॉल एक्सप्लिसिटली जनरेट कर देगा। अदरवाइज हम एक्सप्लिसिटली उसको खुद भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो दूसरे कंस्ट्रक्टर है यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर होता है तो इसके थ्रू कॉल जाती है हमारे जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है सब क्लास में। यहाँ पर वी कैन सी, यहाँ पर हमने एक्सप्लिसिटली सुपर के थ्रू कॉल किया हुआ है और सिंस दिस इज वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर तो वो खुद ही पिक कर लेगा कि हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। अब हम एम्प्टी नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर रहे, हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं और यहाँ से कॉल चली जाएगी। यहाँ पर जो भी x होगा वो 10 यहाँ से वैल्यू पास की है तो ये वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी और इसी तरह y में यहाँ पर ये 100 वैल्यू असाइन हो जाएगी। लेकिन इन वैल्यूज़ को हम यूज़ नहीं कर रहे, वेरिएबल नेम्स प्रिंट हो रही है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो रही है। और वो हमें नज़र आ रहा है कि सुपर क्लास की पहली कंस्ट्रक्टर पहले उसकी कॉल होती है क्योंकि ये फर्स्ट लाइन the very first line inside the subclass constructor is a call to the superclasses constructor। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि the first line in the subclass constructor is a call to the superclasses constructor। और जब वहाँ पर उसको कॉल चली जाती है जो भी उसके अंदर फंक्शनैलिटी थी, असाइनमेंट थी या प्रिंट स्टेटमेंट था, पहले वो हो जाएगी एंड देन वापस कॉल आकर जो भी हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी जो कि एक प्रिंट स्टेटमेंट है एंड हेंस वी हैव दिस आउटपुट वर्किंग। आई होप के इससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि कौन सी कंस्ट्रक्टर पहले एग्जीक्यूट होती है जब भी हम सब क्लास के ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, इसको हम इंस्टेंशिएट करते हैं। जो दूसरी बात हमें याद रखनी चाहिए और जो शुरू में भी मैंने कहा कि द सब क्लास कैन नॉट इनहेरिट कंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम द सुपर क्लास, ईच सब क्लास शुड डिफाइन इट्स ओन कंस्ट्रक्टर। बाकी हमने देखा कि हम उसके पब्लिक मेथड्स को, हम पब्लिक और प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स को डायरेक्टली इनहेरिट कर लेते हैं, लेकिन सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होता हमारी सब क्लास में। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सुपर क्लास में कंस्ट्रक्टर है तो हमें हमारे सब क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। हमारी सब क्लास में कंस्ट्रक्टर हम उसका अपना होना चाहिए। अगर हम नहीं बनाते और हमें ये पहले से आइडिया है कि अगर हमारे कोई भी कंस्ट्रक्टर हम नहीं बनाते, इफ नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड, द कंपाइलर एड्स अ सिंगल जीरो पैरामीटर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर द क्लास एंड अप्लाइज द डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन फॉर एनी डेटा फील्ड्स। वी अंडरस्टैंड दैट, और इसको हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं कि इफ़ वी डू नॉट explicitly do not define a constructor in a class, then the compiler automatically creates a default constructor और जो भी हमारी वैल्यूज़ की इंस्टेंस वेरिएबल्स की इनिशियलाइजेशन होगी वो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के ऊपर होगी। और डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हम उसको देख चुके हैं कि स्ट्रिंग के लिए नल होती है और इंटीजर के लिए 0, इसी तरह बूलियन के लिए फॉल्स वगैरह।
तो वहाँ पर इनिशियलाइजेशन एक नो आर्गुमेंट या जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर में, जीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर में वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइजेशन हो जाती है। एक दफ़ा फिर से देखते हैं अपने एग्जाम्पल को, और यहाँ पर हमने अपनी सब क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर नहीं है, बट स्टिल जब हम इनिशियलाइज करते हैं अपने वेरिएबल को, अब यहाँ पर एक देख ले डिफरेंस क्या होगा कि अब हम एक से कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते अपने सब क्लास का जिसमें ज़ीरो से ज़्यादा आर्गुमेंट्स हो या उसकी हम इनिशियलाइज कर ले उसकी अपनी वैल्यूज़ को। दिस इज़ नो लॉन्गर पॉसिबल क्योंकि हमने वहाँ पर कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया जो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करके उसको इनिशियलाइज कर ले, उनको इनिशियलाइज कर ले या इवन सुपर क्लास के थ्रू ही इनिशियलाइज कर ले। कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्टर यहाँ पर हमारे पास नहीं है। तो लेकिन because we have a single zero parameter default constructor over here, यहाँ पर हमारी क्लास B में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास मौजूद है, और वो इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सप्लिसिटली कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। और जब हम इसको कॉल करते हैं यहाँ से, जब हम डिक्लेरेशन करते हैं अपने ऑब्जेक्ट की, हम इंस्टेंशिएट करते हैं, तो इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल आ जाएगी और यहाँ से उसी तरह कॉल जाएगी अपनी सुपर क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ज़ीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर यहाँ पर। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी x1 को वो असाइन हो जाएगी, x को जो 1 है वो असाइन हो जाएगा, अल्दो हमने सुपर क्लास के किसी भी कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं किया, लेकिन हमने जैसे ही हमने कॉल जनरेट की है हमारे सब क्लास कंस्ट्रक्टर को यहाँ से, और even though we do not have the subclass constructor, we do not have any subclass constructor in our subclass, but the compiler has initialized has declared a default constructor in our subclass, जहाँ से हमारी सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल जाएगी, उसकी जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वहाँ पर वो हो जाएगी। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारा आउटपुट होगा उसमें सबसे पहले ये लाइन प्रिंट हो जानी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर कॉल आ रही है हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से हमारे ज़ीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ज़ीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को, और उसके अंदर जो भी फंक्शनलिटी है, एक तो पहले ये असाइनमेंट हो जाएगी, फिर ये कॉल हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, सो द स्टेटमेंट शुड बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन, एंड उसके बाद जो भी हमारी स्टेटमेंट्स हैं ये वाली, इनका आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। x की वैल्यू हमें बताएगी कि उस वहाँ पे कॉल गई है कि नहीं गई है और असाइनमेंट उसकी हुई है कि नहीं। तो अगेन फर्स्ट थिंग, हम डिक्लेयर करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को और कॉल्स बेस क्लासेस कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली। वही बात जो अभी हम कर रहे थे कि although we have not declared any object, any constructor in the subclass, सबसे पहले जावा हमारे लिए एक कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता है, उसके बाद वो उस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से ही अपनी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को इम्प्लिसिटली कॉल भी कर देता है। तो उसी तरह हमारी एग्जीक्यूशन होगी
एज वी कैन सी कि सबसे पहले सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल जा रही है, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो रही है। सो वी कैन सी कि x में जो वैल्यू है 1 की वो असाइन उसमें हो चुकी है, और y में हमने सेकंड जो हमारी सब क्लास है उसमें वैल्यू असाइन की थी, तो वो भी उसमें वैल्यू हमें प्रिंट होके नज़र आ रही है। As we said, a subclass cannot inherit constructors from the base class or the superclass. Each subclass should define its constructor. If the subclass does not have such a constructor, the compiler would issue an error. मतलब इसका यह है कि जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया कि अगर हम कोशिश करेंगे कि हम अपने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर लें किसी ऐसे कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो हमारी सब क्लास में नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वी आर ट्राइंग टू इंस्टेंशिएट आवर ऑब्जेक्ट through a call to a one parameter constructor. The constructor of that we are calling, वो ऐसा कोई भी उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं है जो हमारे इस वैल्यू को एक्सेप्ट कर सके इस क्लास में। तो यहाँ पर इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू इनिशियलाइज आवर वैल्यू थ्रू वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल, और यहाँ पर हमारे पास एरर जनरेट होगा। एरर क्यों जनरेट हो रहा है कि सिंस our default constructor is always a zero parameter constructor, और उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू से हमारी कोई भी वैल्यूज़ हो वो इनिशियलाइज हो जाती है, और वो सिर्फ उस आर्गुमेंट उस कंस्ट्रक्टर को बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लिसिटली कॉल कर सकता है विच एज अ ज़ीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। बाय डिफ़ॉल्ट ये इस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकता, ये इम्प्लिसिटली हमारे वन पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकता। इसी वजह से अगर हम कोशिश करेंगे कि हम लेट्स से जब हम यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड में इस पर कोई भी हमने इसको वैल्यू पास नहीं की थी तो वो एग्जीक्यूट हो गया था विदाउट एनी एरर, और कैसे हुआ था कि यहाँ से कॉल गई थी हमारे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, जहाँ से इम्प्लिसिटली कॉल गई सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को, ज़ीरो आर्गुमेंट ज़ीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को, और हमें आउटपुट मिल गया था। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये वाला ये फंक्शन ये कॉल यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें एक्सप्लिसिटली एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पर बनाना होगा जो एक पैरामीटर को एक आर्गुमेंट को एक्सेप्ट कर सके और उस पैरामीटर को वो पास ऑन कर सके हमारी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में। दूसरी बात जब हमें याद यहाँ पे रखनी पड़ेगी कि जैसे ही हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं और वो हम एक लेट्स से वन पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और हम कहते हैं कि इसमें हम इसको एक वैल्यू पास कर सके, तो अब हमारा जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो ख़त्म हो जाए, इट नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब हम ज़ीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल के थ्रू हम कॉल नहीं कर सकेंगे हमारे सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को। तो ये कुछ डिटेल्स है जो हमें याद रखनी चाहिए जब भी हम कंस्ट्रक्टर्स को ऑब्जेक्ट को हम इनिशियलाइज करते हैं अपनी सब क्लासेस के कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू, तो हमें ये बातें याद रखनी चाहिए कि कौन सी कंस्ट्रक्टर कॉल होगी हमारी सुपर क्लास की और कौन सी कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगी। और वी शुड रिमेंबर फ्रॉम आवर प्रीवियस understanding that as soon as we declare a constructor in a class, the default constructor vanishes, it no longer exists.
If the subclass does not have such a constructor, the compiler will issue an error. Again, जो अभी बात की मैंने कि जब जैसे ही हम बना लेते हैं एक कंस्ट्रक्टर हमारी सब क्लास में या किसी भी क्लास में, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर था वो ख़त्म हो जाता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता अब, और सिर्फ और सिर्फ हमारा जो एक्सप्लिसिटली हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है वही काम करेगा. सो अब हम वी डू नॉट हैव a zero parameter constructor in our class B, जो कि सब क्लास है. यहाँ पर we do not have any zero parameter constructor, and if we try to initialize our object through a call to a zero parameter constructor, the compiler should generate an error. और वो क्यों generate करेगा? Because we are trying to call a constructor which does not exist in our class. इसको या तो हम इस कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली बनाएंगे, ज़ीरो पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को हम एक्सप्लिसिटली बनाएंगे अब की सिचुएशन में, या हमें इसके अंदर एक उसको वैल्यू असाइन करनी होगी, उसको हम एक वैल्यू पास करेंगे जो कि क्योंकि अब हमारा जो कंस्ट्रक्टर है हमारी क्लास बी में, हमारी सब क्लास में, इट इज़ एक्सपेक्टिंग एन आर्गुमेंट फ्रॉम अस, और ये फिर कॉल करेगा हमारी इस कंस्ट्रक्टर सुपर क्लास की वन पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर को. इसको अब यहाँ से कॉल नहीं जाएगी. सो वी नीड टू कीप दिस इन माइंड कि जैसे ही हम क्रिएट कर लेते हैं एक कंस्ट्रक्टर को, द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वेनिशेस, इट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. और कुछ और बातें जो हमें याद रखनी चाहिए. यू कैन ओनली कॉल अ सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अ सब क्लास कंस्ट्रक्टर, नॉट फ्रॉम एनी अदर सब क्लास मेथड. इसको हम अगर कोशिश करके भी देख ले तो ये काम नहीं करेगा. सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को हम सुपर कीवर्ड के थ्रू ही कॉल कर सकते हैं, जो उसका फंक्शन कॉल है सुपर का, और वो हम अपनी सब क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर से ही कर सकते हैं, किसी और मेथड से हम नहीं कर पाएंगे. और जो बात मैंने शुरू में की, हम कोशिश करेंगे कि हम हमेशा अपनी कंस्ट्रक्टर कॉल, सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल को सबसे पहले रखे अपनी सब क्लास की कंस्ट्रक्टर में. नेवर प्लेस एनी सब क्लास कंस्ट्रक्टर कोड अहेड ऑफ इट्स सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल. We should always the first thing that we should do in our subclass constructor is generate a call to our superclass constructor. वजह उसकी क्या हो सकती है कि जब हम अपने इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे, कुछ ऐसे वेरिएबल्स होंगे जो कि हमारी सुपर क्लास के थ्रू इनिशियलाइज होंगे. उस वजह से सबसे पहले हम उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं, तो ताकि जो भी हमारी कंप्यूटेशन हो हमारी सब क्लास के अंदर उन वेरिएबल्स के ऊपर, तो वो डिस्टर्ब ना हो. सब क्लास कंस्ट्रक्टर्स इनिशियलाइजेशन में डिपेंड ऑन द वैल्यूज डिक्लेयर्ड इन अ सुपर क्लास. ठीक है, वो हम द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड ऑलवेज डू in a subclass constructor is generate a call to our superclass constructor, and we'll see that with the help of examples as well that we'll do in the next video. Again इस example को देखते हैं. क्लास A है, A1 है, वही हमारी क्लास है, and it is being extended or inherited by a class B3. अब यहाँ पर अगर हम देख लें क्लास B3 में इंटीजर y is equal to x plus 10. x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास नहीं है. x की वैल्यू हमारे पास आएगी जब हम इस कंस्ट्रक्टर को, इस ऑब्जेक्ट को हम अपने इनिशियलाइज करेंगे इस कंस्ट्रक्टर कॉल के थ्रू,
और अगर हम ये यहाँ से अपनी सुपर क्लास के थ्रू इसको इनिशियलाइज नहीं करेंगे तो हमारी x में यहाँ पर जो हम इसके ऊपर कंप्यूटेशन कर रहे हैं ये कंप्यूटेशन हमारी नहीं हो सकेगी। दैट इज़ वाई as soon as we try to initialize our object, instantiate our object, the first thing we should do is, as we can see, this value is being passed on to the subclass constructor over here. Then from here the value is directly sent to the superclasses constructor. यहाँ पर तो सबसे पहला जो काम हम करेंगे अपनी सब क्लास के कंस्ट्रक्टर में वो काम होगा कि हम अपनी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। और हमें नज़र आ रहा है कि ये हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इस x की हमें वैल्यू यहाँ पर हमें चाहिए अपनी कंप्यूटेशन के लिए, लेकिन इसकी वैल्यू की इनिशियलाइजेशन हो रही है हमारी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में। इस वजह से जब तक हम ये वैल्यू इसमें असाइन नहीं होगी तो हमारी ये कंप्यूटेशन नहीं हो सकेगी। इसी वजह से we should always be calling the super classes constructor the first thing in our subclasses constructor। और उसके बाद जो उसके बाद वाली लाइन्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सो अगेन वही प्रोसेस है कि फर्स्ट वी इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, वहाँ से कॉल जाती है हमारे सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को थर्ड पे, और देन एज वी कैन सी कि कॉल गई है हमारी सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर में, वहाँ पर जो उसकी लाइंस थी वो एग्जीक्यूट हुई है और ये असाइनमेंट भी होगी। और वो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि जब हम x की वैल्यू प्रिंट कर दें, यहाँ पर एक बात नोट कर ले कि वी आर एबल टू एक्सेस दिस x with the object of the subclass, and the reason for that is that it's not private, it is protected, so we are able to access that variable directly with the object of the subclass। और इसी वजह से हम b.x के थ्रू इसकी वैल्यू को प्रिंट कर पा रहे हैं। इफ इट फॉर अ प्राइवेट वेरिएबल तो फिर वी वोंट हैव बीन एबल टू डू दिस, बट डिफ़ॉल्ट जो उसकी है वो पैकेज लेवल एक्सेस है, तो वो एक ही पैकेज के अंदर दोनों एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। उस वजह से we are able to print the output directly by accessing the variable from the superclass through the object of the subclass b.x हम करके उसकी वैल्यू को हम प्रिंट कर पा रहे हैं। और इसी तरह जब हम y में यहाँ पर ऐड कर रहे हैं x को, तो x की वैल्यू 100 हमने पास की थी, 10 उसमें ऐड करके 110 उसकी वैल्यू y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मकसद इसका ये था कि the first thing that we need to do in the subclass constructor is generate a call to the superclasses constructor, and the reason for that could be that we some of our variables in some of our computation in our subclass may depend on some initialization in the superclass, और जब तक उसकी superclass को कॉल नहीं जाएंगी तो वो वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं हो पाएंगी। थोड़ा सा हम रिविजिट करते हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड की, और उसको हमने अभी देखा भी कि we are able to access the superclasses variable through the subclasses object। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इनहेरिटेंस हम यहाँ पे अपने अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। Classes and their fields and methods have access level to specify how they can be used by other objects during execution, और वो एक्सेस लेवल्स हमें पता है कि प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है और पब्लिक है। A private field or method is accessible only to the class in which it is defined। ठीक है, वो उस क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, चाहे वो हमारी एक इंस्टेंस वेरिएबल हो या वो हमारा कोई मेथड हो। प्राइवेट डेटा मेंबर्स और प्राइवेट मेथड्स आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ
that class. A protected field or method is accessible to the class itself and its subclasses. ठीक है, प्रोटेक्टेड का काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन वो करते रहे थे कि वाई डू वी नॉट यूज़ प्रोटेक्टेड, और हमारा कंसर्न होना चाहिए हमारी डेटा की प्राइवेसी का। तो अगर हम सेटिस्फाइड है हमारी सब क्लासेस के साथ कि अगर वो एक्सेस कर ले हमारे डेटा को, तो हम वहाँ पर प्रोटेक्टेड यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक आवर डेटा मेंबर्स एज प्राइवेट। और डेटा हाइडिंग का यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि हम अपनी इसेंशियल डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते, हम इवन अपने सब क्लासेस को भी या जो पैकेज के अंदर दूसरी क्लासेस है उनको भी हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते, इनडायरेक्ट हम उसको एक्सेस दे सकते हैं थ्रू द सेटर मेथड्स और गेटर मेथड्स, वो भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। A public field or method is accessible to any class of any parentage in any package. Public fields वो पब्लिकली एक्सेसिबल होती है, उनकी सिक्योरिटी जो है वो सबसे कम होती है। A super class's private member are hidden from its subclasses. ठीक है, as we said कि we can access the protected method and protected members and subclasses, और पब्लिक को भी कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट we do not want to provide direct access to our data members, so we can declare them as private. They can be accessed only through the public or protected methods inherited from the superclass. और वो हम देख चुके हैं कि हम उनको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द सेटर मेथड्स और गेटर मेथड्स जो कि पब्लिक होती है। Subclass methods can refer to public and protected members inherited from the superclass simply by using the member names. और ये हमने अभी थोड़ी पहले एग्जांपल में भी देखा कि हम उनको सिर्फ डायरेक्ट मेंबर नेम्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, और प्रीवियस लेक्चर की एग्जांपल में भी we were able to call the public methods of our superclass directly without using any super keyword or anything. We were able to call those methods directly, और हमने उसके कंस्ट्रक्टर में कॉल किया था सुपर क्लास के मेथड्स को। When a subclass method overrides an inherited superclass method, the superclass version of the method can be accessed from the subclass by preceding the superclass method name with keyword super and a dot separator. और इसको भी हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे, लेकिन कल हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब हम एक ही तरह के मेथड्स हो, और वो उस केस में होगा सुपर क्लास में और सब क्लास में, जब हम अपनी सुपर क्लास के किसी मेथड को इनहेरिट करेंगे, उसको ओवरराइट करेंगे अपनी सब क्लास में, तो बोथ द मेथड्स विल हैव द सेम नेम्स, उनका सिग्नेचर वो एग्जैक्टली एक ही तरह का होगा। लेकिन वहाँ पर अगर हम कोशिश करना चाहें कि हम उसको एक्सेस करें सुपर क्लास के मेथड को भी, तो फिर हम उसको सिंपल उसके नेम के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाएंगे, फिर हम उसको हमें कंपाइलर को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि ये सुपर क्लास के मेथड है, और वो हम कर सकते हैं सुपर डॉट और उसके साथ एक सेपरेटर होगा। फॉर एग्जांपल इफ वी